हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 5वां चैप्टर बेड़ेश्वर की यात्रा। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इसमें जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मैंने गत वर्ष अखबार में पढ़ा था बेड़ेश्वर धाम। यहाँ माघ शुक्ल एकादशी से कृष्ण पंचमी तक मेला भरता है। गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के लोग इसमें भाग लेते हैं। तो जो लेखक हैं वो बताते हैं कि उन्होंने पिछले साल अखबार में पढ़ा था बेड़ेश्वर धाम के बारे में। तो उनको पता चला कि बेड़ेश्वर धाम में माघ शुक्ल एकादशी से कृष्ण पंचमी तक मेला लगता है, जो कि जनवरी फरवरी का महीना होता है और इन दिनों यहाँ पर मेला लगता है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के लोग इस मेले में भाग लेते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग इस मेले में आते हैं। तो समाचार बहुत ही रोचक था। मेरे मन में यह मेला देखने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। अब जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो समाचार था बहुत ही रोचक था, दिलचस्प था। तो मेरे मन में भी बहुत ही तीव्र इच्छा हुई कि मैं इस मेले को जाकर देखूं। हाँ, कहते साल बीत गया, मैंने तैयारी तो कर ही रखी थी। आखिर माघ शुक्ल एकादशी नज़दीक आ गई। मैं बेड़ेश्वर धाम के लिए रवाना हुआ। तो जो लेखक हैं वो क्या बताते हैं कि हाँ, इस तरह से कहते हुए पूरा साल बीत गया कि मैं जाऊंगा। तो मैंने तैयारी तो पूरी कर रखी थी जाने की। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन मुझे जाना था। तो मैं बेड़ेश्वर धाम के लिए रवाना हुआ, चल दिया। तो जिस दिन मैं गया उस दिन कैसा दिन था? चांदनी रात थी। मैं बस में सवार था। तो जो बस थी वो अरावली की पहाड़ियों को चीरती हुई बेड़ेश्वर धाम की ओर बढ़ रही थी। ये तीर्थ स्थान डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िले की जो सीमा है वहाँ पर स्थित है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो वो बताते हैं जिस दिन वो चले थे उस दिन चांदनी रात थी। चांद बहुत अच्छे से चमक रहा था। तो वो बस में बैठे हुए थे। तो जो बस थी वो अरावली की पहाड़ियों को चीरती हुई, मतलब वहाँ पर क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं राजस्थान में। तो वहाँ से निकलती हुई वो जो बेड़ेश्वर धाम है उसकी तरफ जा रही थी। तो ये जो तीर्थ स्थान है बेड़ेश्वर धाम, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की सीमा पर स्थित है। तो इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत से आदिवासी आते हैं, तो इसे आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि जो लेखक हैं वो बेड़ेश्वर धाम की यात्रा पर जाने वाले हैं और उन्होंने ये समाचार जो है वो अखबार में पढ़ा था कि बेड़ेश्वर धाम में मेला लगता है, जो कि माघ शुक्ल एकादशी से कृष्ण पंचमी तक लगता है। और इस मेले में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग भाग लेते हैं। तो इनको ये समाचार बहुत अधिक रोचक लगा, दिलचस्प लगा। उनकी इच्छा हुई कि वो इस मेले में जाएं। तो वो दिन भी आ गया जब उनको इस मेले में जाना था, इस तीर्थ स्थान पर जाना था। तो उस दिन जिस दिन उनको जाना था उस दिन काफ़ी चांदनी रात थी और जो लेखक हैं वो बस में सवार थे और जो बस थी वो अरावली की पहाड़ियों को चीरती हुई बेड़ेश्वर धाम की तरफ जा रही थी। तो ये जो तीर्थ स्थान है वो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा ज़िले हैं उनकी सीमा पर स्थित है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, मेला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से आदिवासी आते हैं। तो जो बस थी बाएं ओर मुड़ी मावजी महाराजनी जय की आवाज़ के साथ मेरी नींद खुल गई। लोग आपस में बातें कर रहे थे, अरे हावलो आवी गयो, हवे तो बेड़ेश्वर धाम तो किलोमीटर रह गयो। तो जो बस थी बाएं तरफ घूमी तो माऊजी महाराजनी जय की आवाज़ के साथ जो लेखक हैं उनकी नींद खुल गई। तो जो बस में और यात्री बैठे हुए थे, सवार जो थे, वो चिल्लाने लगे ज़ोर ज़ोर से, माऊजी महाराज की जय हो। तो जो लेखक थे वो सो गए थे, उनकी नींद खुल जाती है। तो जो लोग थे वो आपस में बातें कर रहे थे। तो जो लोग थे वो क्या कह रहे थे, अरे हावलो आ भी गयो, हवे तो बेड़ेश्वर धाम 100 किलोमीटर रह गयो। तो लोग कह रहे थे अरे सांवला आ गया, मतलब जो लोग थे वो कह रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, अरे सांवला आ गया, मतलब जगह का नाम है सांवला।
तो वो कहते हैं कि अभी तो जो बेलेश्वर धाम है वो 100 किलोमीटर मतलब 6 किलोमीटर दूर रह गया है। तो यह तो सोम, जाखम तथा माही नदियों के संगम पर बने एक टापू पर स्थित है ना। तो जो लोग हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो लोग हैं वो पूछ रहे हैं, जो लेखक हैं वो पूछते हैं कि जो ये तीर्थ स्थान है वो सोम, जाखम और माही नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो वहाँ पर एक जो टापू है उस पर स्थित है ये जो स्थान है। तो यह तो सोम, जाखम तथा माही नदियों के संगम पर बने एक टापू पर स्थित है ना। जो बगलेश्वर धाम है वो सोम, जाखम और माही नदियों का जहाँ संगम होता है आपस में, जहाँ ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर एक टापू है, उस पर ये जो तीर्थ स्थान है वो बना हुआ है। तो सब लोग इस तरह से बातें कर रहे थे। तो यहाँ तक क्या बताया गया, जो बस थी वो बाएं ओर मुड़ती है तो लोगों की आवाज़ जो थी वो बस में गूंजती है कि माओजी महाराज की जय हो। तो जो लेखक है उनकी नींद खुल जाती है। तो लोग आपस में बातें कर रहे थे, अरे सांवला आ गया। और जो लोग थे वो कह रहे थे कि अभी तो जो बेलेश्वर धाम है वो 6 किलोमीटर दूर रह गया है। तो जो ये तीर्थ स्थान है वो सोम, जाखम और माही नदियों का जो संगम होता है जहाँ पर, वहाँ पर एक टापू है, उस पर स्थित है ये तीर्थ स्थान। तो जो लोग हैं वो कहते हैं यहाँ बड़ेला शिवजी ना मंदिर ने बड़े का ईश्वर कहे हैं, अरे इसलिए तो इस स्थान का नाम बड़ेश्वर पड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, एक शिवजी का मंदिर है, इसलिए इस स्थान का नाम बड़ेश्वर पड़ गया। तो सब लोग हंसते हैं। कुछ ही देर में क्या होता है, सांवला आ जाता है। तो सांवला जो जगह का नाम है वो स्थान आ जाता है। तो बस रुक जाती है। तो आज माघ शुक्ल एकादशी है, आज से मेला शुरू हो रहा है। तो आज क्या है, सब ये जो तीर्थ यात्री हैं जा रहे हैं मेले में। तो आज माघ शुक्ल एकादशी है, तो ये जो मेला लगता है वो माघ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होता है और कृष्ण पंचमी तक चलता है। तो आज से क्या है, मेला शुरू हो रहा है। तो ये जो मेला लगता है वो 10 दिन तक चलता है। पंचमी को ये पूरा हो जाता है। मुख्य मेला जो होता है वो पूर्णिमा को रहता है। तो इस तरह से जो मेला है वो कितने दिन चलता है, 10 दिन चलता है। और माघ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होता है और पंचमी को पूरा होता है। और जो मुख्य मेला होता है वो पूर्णिमा को होता है। तो जो लेखक हैं वो बताते हैं कि मैं बेलेश्वर टापू पर पहुंचा। यह लगभग 240 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ टापू है। तो जो टापू है वो 240 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस टापू पर ही जो ये बेलेश्वर धाम है वो स्थित है। यहाँ पर कई मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। तो मेरी नज़र शिलालेखों पर पड़ी। तो जो लेखक हैं उनकी नज़र कहाँ पड़ी, शिलालेखों पर। शिलालेख मतलब पत्थरों पर लिखे हुए लेख। तो जो लेखक हैं उनकी नज़र कहाँ गई, शिलालेखों पर गई। तो जो ये टापू है वो 240 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और जो बेलेश्वर धाम है वो इसी टापू पर है। तो जो लेखक हैं वो आगे कहते हैं, इसके बाद मैंने शिव मंदिर देखा। तो इसके बाद उन्होंने क्या देखा, शिव जी का जो मंदिर है वो उनको दिखाई दिया। इसका निर्माण डूंगरपुर के महारावल अस्करल ने लगभग 500 साल पहले करवाया था। तो जो ये मंदिर था, शिव मंदिर जो कि उनको दिखाई दिया, इसका निर्माण डूंगरमल के जो महारावल अस्करल ने उन्होंने 500 साल पहले इसका निर्माण करवाया था। तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है, तो इसलिए इसकी मरम्मत कराई गई थी। जगह जगह से ये टूट गया था, इसलिए इसको ठीक कराया गया था। तो जो लेखक है उनको एक शिव मंदिर दिखाई दिया जो कि 500 साल पुराना था और इसका निर्माण करवाया था डूंगरपुर के महारावल अस्करल ने। और ये काफ़ी टूट फूट गया था, इसलिए इसकी मरम्मत करवाई गई थी। तो कहते हैं इसी मंदिर में बैठकर माओजी महाराज ने अपना चौपड़ा लिखा था। माओजी इस क्षेत्र के प्रसिद्ध संत हुए हैं। इनका जन्म 18वीं शताब्दी में सांवला डूंगरपुर में हुआ था। लोग इनको कृष्ण का अवतार मानते हैं। तो जो ये मंदिर है इसी में बैठकर माओजी महाराज ने अपना जो चौपड़ा था वो लिखा था।
तो माओजी जो है इस क्षेत्र के प्रसिद्ध संत हुए हैं और काफ़ी प्रसिद्ध संत थे ये। और इनका जन्म 18वीं शताब्दी में सांवला डूंगरपुर में है जो वहाँ पर हुआ था। तो लोग इनको कृष्ण का अवतार मानते हैं। मतलब जैसे कृष्ण भगवान जी बांसुरी बजाते थे, गायों को चराते थे, उसी तरह ये भी गायें चराते थे और बांसुरी बजाते थे। तो लोग कहते थे कि ये कृष्ण का अवतार है। तो माऊजी महाराज ने सोम सागर, प्रेम सागर, मेघ सागर, रतन सागर एवं अनंत सागर नामक 5 ग्रंथों की रचना की थी। तो जो माऊजी महाराज थे उन्होंने ये 5 ग्रंथ हैं, सोम सागर, प्रेम सागर, मेघ सागर, रतन सागर और अनंत सागर, इनकी रचना की थी। तो ये जो 5 ग्रंथ हैं इनको बागड़ी भाषा में चौपड़ा कहा जाता है। तो चौपड़ा किसको कहा जाता है? माऊजी महाराज के द्वारा लिखे गए जो 5 ग्रंथ हैं, सोम सागर, प्रेम सागर, मेघ सागर, रतन सागर और अनंत सागर, इनको चौपड़ा कहा जाता है। और इसकी रचना इन्होंने की थी शिव मंदिर में बैठकर। और जो माऊजी महाराज थे काफ़ी प्रसिद्ध संत हुए और इनका जन्म 18वीं शताब्दी में सांवला में हुआ था। उनके चौपड़े में अनेक भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं। तो जो इनके ग्रंथ हैं इसमें भविष्यवाणियाँ जो हैं वो लिखी हुई हैं। इन्होंने बताया है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। तो ऐसा विश्वास है कि इस चौपड़े की भविष्यवाणियाँ अब तक सही साबित हुई हैं। तो जो कुछ इन्होंने लिखा इस ग्रंथ में वो कहा जाता है कि वो सही साबित हुआ। इन्होंने जो कुछ लिखा वो सही हो गया, सब कुछ होता चला गया। तो जो लेखक है वो आगे बताते हैं कि मुझे यह भी बताया गया कि माऊजी की मुख्य गादी सांवला में है। माऊजी के बाद उनकी पुत्रवधू जन कुंवारी गादी पर बैठी। यह लगभग 80 साल तक गादीपति रही। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि उनको पता चला कि माऊजी की मुख्य गादी सांवला है। उन्होंने सांवला की जो गद्दी है उसको संभाला था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो पुत्रवधू थी, मतलब उनके बेटे की जो पत्नी थी जिसका नाम था जन कुंवारी, वो गद्दी पर बैठी। उसने गद्दी को संभाला। तो उसने लगभग 80 साल तक गद्दी को संभाला, गादीपति रही। तो उन्होंने ही हरि मंदिर बनवाया था। तो जो जन कुंवारी थी उन्होंने ही क्या किया था, जो कृष्ण का मंदिर था वो बनवाया था। कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ माऊजी महाराज बैठकर अपनी साधना करते, बांसुरी बजाते और गाय चराते थे। बेड़ेश्वर टापू पर बागड़ क्षेत्र के लोगों ने ब्रह्मा जी का मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार यहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मंदिर हैं। इनके अलावा यहाँ अन्य देवों के मंदिर भी बने हुए हैं। तो जो माऊजी की पुत्रवधू थी जन कुंवारी, उन्होंने ही जो ये मंदिर था हरि कृष्ण मंदिर, हरि मंदिर मतलब कृष्ण मंदिर जो था उसको बनवाया था। तो ऐसा कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ पर माऊजी महाराज बैठकर साधना किया करते थे, बांसुरी बजाते थे, गाय चराते थे। तो बेड़ेश्वर टापू पर बागड़ क्षेत्र के लोगों ने जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो भी बनवाया है। तो बेड़ेश्वर टापू पर जो महा टापू है वहीं पर जो बागड़ क्षेत्र है वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने ब्रह्मा जी का मंदिर भी बनवाया। तो इस प्रकार यहाँ त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मंदिर हैं। इसके अलावा यहाँ पर अन्य देवों के भी मंदिर बने हुए हैं। क्या हुआ, सांवला गादी के महंत जी ने हरि मंदिर पर झंडा फहराकर मेले की शुरुआत की। तो सांवला की गद्दी पर जो बैठे हुए महंत जी थे उन्होंने हरि मंदिर पर झंडा फहराया, कृष्ण के मंदिर पर झंडा फहराया और मेले की शुरुआत की। मेला शुरू हो गया। तो चारों तरफ माऊजी महाराज की जय जयकार हो रही थी। सभी लोग कह रहे थे माऊजी महाराज की जय हो, माऊजी महाराज की जय हो। तो क्या हुआ, बेड़ेश्वर टापू पर चहल पहल बढ़ गई थी। आदमी ही नहीं, औरतें भी, बालक ही नहीं, बालिकाएं भी, जवान ही नहीं, बूढ़े भी, गरीब ही नहीं, अमीर भी, सब तरह के लोग थे। अब तो यहाँ विदेशी पर्यटक भी खूब आने लगे हैं। तो यहाँ बताया गया कि बेड़ेश्वर टापू पर क्या हुआ, लोग आने लगे थे। आदमी भी आ रहे थे, औरतें भी आ रही थी, बालक बालिकाएं, जवान बूढ़े सभी लोग यहाँ पर आ रहे थे। गरीब ही नहीं थे बल्कि यहाँ पर अमीर लोग भी आ रहे थे।
तो अब तो यहाँ पर क्या है, जो विदेशी पर्यटक हैं, विदेश से भी यहाँ पर लोग आने लगे हैं। तो ये जो मेला है काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। जो लेखक हैं वो आगे कहते हैं कि मैं यहाँ एक दिन रुककर लौट जाना चाहता था, किंतु यहाँ के अनोखे वातावरण ने मुझे पूर्णिमा तक रुकने के लिए मजबूर कर दिया। तो जो लेखक है उन्होंने पहले सोचा था कि वो एक दिन यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे जो मेला है उसको देखेंगे, किंतु यहाँ पर आने के बाद उनको इतना अच्छा लगा, यहाँ का जो वातावरण था बहुत ही शानदार था, बहुत अच्छा था, तो वो पूर्णिमा तक रुकने के लिए मजबूर हो गए। मेला स्थल पर दुकानें और मनोरंजन के भरपूर साधन थे। तो जो मेला था, जहाँ मेला लगा हुआ था, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, बहुत सारे मनोरंजन के साधन थे। तो दुकानों में खेती और गृहस्थी के लिए आवश्यक जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थीं। तो दुकानों में खेती और घर गृहस्थी का जो सामान होता है वो सारा सामान वहाँ पर था। तो वहाँ बच्चों के लिए गुब्बारे भी थे और खिलौने भी थे, धनुष और तीर, झूले, चक्री और सर्कस, मदारी तथा जादू के खेल भी थे। सभी लोगों को उस मेले में बहुत आनंद आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो मेले में पुलिस विभाग के कर्मचारी थे, साथ ही साथ जो बालचर थे, मतलब जो स्काउट के बच्चे थे, स्काउट बॉय थे, वो भी वहाँ पर अपनी जो सेवाएं थे वो दे रहे थे। तो वहाँ पर जो पुलिस विभाग के कर्मचारी थे और स्काउट के जो बच्चे थे वो भी वहाँ पर प्रबंध कर रहे थे ताकि किसी को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो इस मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जो थे वो चल रहे थे, और जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उससे अलग अलग संस्कृति की जो झलक थी वो दिखाई दे रही थी कि हमारे देश में किस किस तरह से अलग अलग संस्कृति के लोग जो हैं वो रहते हैं। तो सभी धर्मों के प्रति सम्मान था, सभी धर्मों के प्रति वहाँ पर सम्मान देखा जा सकता था, सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान कर रहे थे। तो खेल प्रतियोगिताओं का वहाँ पर आयोजन किया गया। तो यहाँ तीरंदाजी, गैर नृत्य एवं रासलीला के कार्यक्रम लोगों के लिए विशेष आकर्षण के केंद्र थे। तो यहाँ पर जो विशेष आकर्षण का केंद्र था वो था तीरंदाजी, गैर नृत्य और रासलीला। तो इसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। इन कलाकारों की जो पोशाकें थीं काफ़ी रंग बिरंगी थीं, भड़कीली थी। तो जो इनकी पोशाक थी वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी, काफ़ी इनकी जो पोशाकें थी आकर्षक थी। तो आदिवासी लड़के लड़कियां जो थे वो समूह में लोकगीत गा रहे थे, और ये गीत जो थे वो बागड़ी भाषा में थे। तो जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जो ये गीत थे हालांकि उनकी समझ में नहीं आए, लेकिन इन गीतों का जो स्वर था वो इतना सुरीला था कि ये जो गीत हैं वो आज तक वो भूल नहीं पाए, उनको हमेशा उन्होंने याद रखा। तो जो ये गीत थे इसमें उनको उनके सीधे साधे जीवन की झलक दिखती है, उनसे पता चलता है गीतों से कि इन लोगों का जीवन कितना साधारण है, कितना सीधा साधा है। फिर वो कहते हैं ये स्थान डूंगरपुर जिले की सावला पंचायत समिति में स्थित है, अतः इस मेले की सारी व्यवस्था उसी की जिम्मेदारी है। स्थान है वो डूंगरपुर जिले की सावला पंचायत समिति में स्थित है, इसलिए इसका सारा जो प्रबंध किया जाता है वो सावला पंचायत समिति के द्वारा ही किया जाता है, जो कि डूंगरपुर ज़िले में है। तो इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िले के प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। तो मुझे पता ही नहीं लगा और पूर्णिमा आ गई। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मेला इतना आकर्षक था कि मुझे पता ही नहीं चला और पूर्णिमा जो थी वो आ चुकी थी। तो धूमधाम से महंत जी की सवारी निकली और गाजे बाजे, ढोल ढमाके, तारा, तंबूरा, ढोलक, मंजीरे आदि की धुन सुनते ही बनती थी। तो काफ़ी वाद्य यंत्र थे वो वहाँ पर बजाए जा रहे थे, जैसे कि ढोल ढमाके, ज़्यादा ढोल थे, एक तारा था, तंबूरा था, ढोलक, मंजीरे, ये सब बज रहे थे। इनकी धुनें जो थी काफ़ी सुरीली थी। तो रंग बिरंगी पताकाएँ थी वहाँ पर, रंग बिरंगी जो झंडियाँ थी वो फहराई जा रही थी। सवारी सोम महिष सागर संगम स्थल पर आबूदरा नामक स्थान पर पहुँची। तो जो सवारी थी वो सोम महिष सागर जो संगम स्थल है वहाँ पर जो आबूदरा स्थान है वहाँ पर पहुँची। तो महंत जी की जो सवारी थी वो आबूदरा नामक स्थान पर पहुँची। तो महंत जी जो थे वो हरि मंदिर में पधारे, वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर क्या किया, फिर पूजा अर्चना की। तो जो लेखक है वो कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ की रग रग में यह पंक्ति रची बसी है।
तो यहाँ पर सभी लोग क्या कहते हैं कि महिसागर नु पाड़ी ने माओ जी ने बाड़ी की, जो महिसागर का पानी है उसमें जो माओ जी हैं उनकी बाड़ी सुनाई देती है, विराजमान है। तो एक बार फिर आकाश में क्या हुआ, माओ जी के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। जो आकाश था वो माओ जी के गगनभेदी जयकारों से, मतलब लोगों ने इतने तेज़ तेज़ जयकारे लगाए माओ जी के, जैसे कि वो क्या करेंगे, जो आकाश है उसको भी भेद देंगे। तो काफ़ी तेज़ी से लोग जयकारे लगा रहे थे माओ जी के। तो पूर्णिमा के दिन आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक थी। तो आदिवासी जो लोग थे वो पूर्णिमा के दिन बहुत अधिक संख्या में आए थे। तो कई लोगों के हाथ में सौरी थी। सौरी मतलब मिट्टी का एक पात्र होता है लोटे की तरह, उसको ही लोग सौरी बोलते हैं। तो उसमें उनके परिवार के उन लोगों के फूल थे जिनका बीते वर्ष में निधन हो गया था। तो ये जो सौरी थी, मिट्टी से बना हुआ जो पात्र था, उसमें उनके परिवार के उन लोगों के फूल थे, उन लोगों की हड्डियाँ थी जिनका बीते वर्ष में निधन हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया, संगम स्थल पर अपनी युगों पुरानी जो परंपरा थी उसके अनुसार उन्होंने जो ये अस्थियां थी उनको प्रवाहित किया और उसमें बहाया। तो उसके बाद उन्होंने फिर स्नान किया। जो उनकी अस्थियां थी उनको बहाने के बाद उन्होंने प्रवाहित करने के बाद उन्होंने स्नान किया, नहाए वो लोग, और उन्होंने खाना बनाकर खाया। फिर वो लोग घर पर लौट गए। तो मैं भी बगेश्वर धाम की मीठी यादों को लेकर लौट आया। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि इस तरह से जो बगेश्वर धाम की यात्रा थी वो मेरी संपन्न हुई, और मैं भी बगेश्वर धाम की जो मीठी यादें थी उनको लेकर लौट आया। मतलब जो वहाँ की यादें थी उतनी मीठी थी कि वहाँ पर जो कुछ देखा मैंने वो मुझे सब कुछ याद था, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर मुझे, और मैं भी बगेश्वर धाम की यात्रा करके वापस अपने घर आ गया। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो बगेश्वर धाम का मेला होता है वो कब, कैसे और वहाँ पर क्या क्या होता है। और जो बगेश्वर धाम की यात्रा थी लेखक की काफ़ी अच्छी रही, और वहाँ की जो मीठी यादें थी उनको हमेशा याद रहें। और जो पूर्णिमा के दिन आदिवासी लोग होते हैं वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में पहुँचते हैं, क्योंकि इस दिन इनको क्या करना होता है, अपने जो पूर्वज हैं, जो उनके प्रिय लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी अस्थियां लेकर ये जाते हैं। फिर जो संगम स्थल है वहाँ पर इन अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। फिर ये लोग स्नान करते हैं, खाना बनाते हैं और फिर खाते हैं, और फिर अपने घरों को लौट जाते हैं। तो ये था इस चैप्टर का सारांश बच्चों। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असर एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।